हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का स्टूडेंट 6th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना राउंडिंग ऑफ मेथड। तो स्टूडेंट अगर हमें किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले तो डाल लेते हैं हेडिंग, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब रूल्स क्या है बेसिकली स्टूडेंट, चलिए मैं यहां पे आपको बताता हूं डिफरेंट नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट वैल्यू तक। राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर तक स्टूडेंट हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक डिजिट ली 6.31, अब इसको राउंड ऑफ कहां तक करना है, 2 तक। और यहां पे स्टूडेंट देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने स्टूडेंट 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो अब देखिए जब इसको 2 तक हमें राउंड ऑफ करना है तो हम देखेंगे कौन सी डिजिट, थर्ड डिजिट को देखेंगे। किसको? थर्ड को। अगर हमसे बोले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए तो हम देखेंगे स्टूडेंट फोर्थ वाली वैल्यू को, यानी जितनी हमसे पूछे उसके बाद वाली को देखना है। 3 तक पूछे तो चौथे को देखना है, 2 तक पूछे तो तीसरे को देखना है। तो यहाँ पे तीसरी वाली डिजिट को अगर आप स्टूडेंट देखें तो ये क्या है, 5 से छोटी है। तो अगर ये डिजिट 1 जो है लेस देन 5 है तो स्टूडेंट क्या करना है हमें, इससे पहले जो भी डिजिट दे रखी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 6.3, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए भाई हम डिजिट ले रहे हैं अपनी 6.38, अब देखिए इसको भी 2 तक करना है हमें। यहां पे थर्ड डिजिट देखिए क्या है, 8 है, जो कि क्या है 5 से अधिक है, यानी क्या है 8 इज ग्रेटर देन 5। जब तीसरी डिजिट हमारी 5 से अधिक होगी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पहले वाली डिजिट है 8 के पहले वाली, इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 6.4। तो ये हमारा हो गया राउंड ऑफ एक्स का। ये समझ में आया आपको? 5 से अगर कोई डिजिट छोटी दे रखी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर तीसरी डिजिट यानी जो दे रखी है वो 5 से अधिक दे रखी है तो उससे पहले वाली डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे। अब बात ये आती है 5 से छोटी देख ली, बड़ी देख ली, अगर अब 5 दे रखा हो तब क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये दे रखी है यहाँ पे डिजिट 3.851। अब देखिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 है, लेकिन हमें देखना कहां तक है, 2 तक। तो अब देखिए यहाँ पे तीसरी जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। अब इस केस में स्टूडेंट जब तीसरी डिजिट हमें 5 दे रखी है तो हमें देखना है कि 5 के बाद क्या दे रखा है। ये 5 के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो टर्म लिखा हो, यानी 0 के अलावा कोई भी टर्म 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट दे रखी, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हमें करना क्या है, इसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देना है। यानी जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3.9। क्या हो जाएगा, 3.9। 5 के बाद अगर कोई भी नॉन जीरो टर्म दे रखा हो तो पहले वाले टर्म में क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए डिजिट हमें ले दिया है 5.658, तो अब देखिए इसके बाद भी थर्ड डिजिट को हमें देखना होता है। थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पे 5, जब 5 आ जाए तो फिर इसके बाद वाले डिजिट को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये नॉन जीरो है, तो क्या करना है, 5 के पहले वाली डिजिट यानी 6 में 1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5.6 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 7। तो ये होगा राउंड ऑफ का तरीका, जब 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो टर्म होगा। लेकिन अब बात आती है अगर 0 होगा तब क्या होगा, तो अब देखते हैं 0 होगा तब क्या होगा। जैसे डिजिट हमें देती है स्टूडेंट 7.350, तो अब देखिए इसको भी 2 तक करना है। थर्ड डिजिट 5 है, 5 आया, लेकिन अब यहाँ पे कोई नॉन जीरो टर्म नहीं दे रखा है, यहाँ पे 0 वाला टर्म दे रखा है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट, 5 के पहले वाले टर्म को देखना है। किसको? 5 के पहले वाले टर्म को। तो अब पहले वाला अगर टर्म देखें स्टूडेंट तो ये कितना दे रखा है, 3, जो कि कैसा नंबर है हमारा, इवन या ऑड? तो ये है हमारा ऑड नंबर। तो जब कभी 5 के बाद 0 आए तो उसके पहले वाले टर्म को देखिए, अगर वो ऑड होगा स्टूडेंट तो भी हमें क्या करना है, इसमें इसी डिजिट में ऑड वाले नंबर में
1 ऐड कर देना है, यानी ये हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा 7.4। अब देखिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हमने 7.850। अब देखिए यहां पर भी 0 है, लेकिन अब पहले वाले टर्म को अगर आप स्टूडेंट देखिए तो ये ऑड नहीं है, ये कैसा दे रखा है हमें, इवन दे रखा है। कैसा दे रखा है, इवन। तो जब इवन दे रखा हो स्टूडेंट तो हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, यानी इसका जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 7.8 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए मैं आपको एक बार फिर से सबको एक बार रिकॉल करवाता हूं आपको। तो पहला जो हमने दे रखा था, यहाँ पे डिजिट जो थी 2 तक हमें इसको राउंड ऑफ करना था। थर्ड डिजिट देखी वो क्या है, 5 से छोटी। जब थर्ड डिजिट 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं किया, उसको एज डिजिट 2 तक लिख लिया। फिर दूसरी डिजिट में देखिए थर्ड डिजिट जो थी वो क्या थी, 5 से बड़ी थी, तो इससे पहले वाली डिजिट में हमने 1 ऐड कर दिया, यानी 6.4 हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि राउंड ऑफ होने पे आया। अब इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पे अगर हमारी थर्ड डिजिट क्या हो, 5, 2 तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड वाली डिजिट को देखा और वो कितनी निकली हमारी, 5। जब 5 आ जाए तो उसके बाद वाली डिजिट देखिए, अगर बाद वाली डिजिट नॉन जीरो है तो पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देना है, पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देना है। ठीक उसी तरह ये एग्जांपल लिया था, यहां पर भी बाद वाली डिजिट क्या है, नॉन जीरो, तो पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर दिया। लेकिन अभी राउंड ऑफ 2 तक ही करना है, लेकिन थर्ड वाली डिजिट 5 भी है, लेकिन उसके बाद अगर नॉन जीरो टर्म ना दे रखा हो, या अगर ये 0 हो या 0 ना भी हो तो भी याद रखिएगा, 0 हो चाहे 0 ना भी हो, तो हमें पहले वाली डिजिट को देखना है वो इवन है या ऑड। अगर ऑड दे रखा है स्टूडेंट तो 1 ऐड कर देना है। देखिए 3 में 1 ऐड किया, 4 आ गया। अगर इवन दे रखा हो यानी 8 दे रखा हो तो कुछ भी नहीं करना है। तो ये कुछ रूल्स है हमें राउंड ऑफ करने के लिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, फिर से रिकॉल करके देखिए। अब हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल, ताकि आपको और अच्छे से ये स्टेप क्लियर हो सके। तो देखिए स्टूडेंट अब एग्जांपल देखते हैं हम अपने। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया डिजिट 1.834 फर्स्ट, सेकेंड ले लिया 6.8352, थर्ड ले लिया 8.325, फोर्थ ले लिया 3.718, फिफ्थ ले लिया 7.281 और सिक्स ले लिया 16.6850। तो ये कुछ क्वेश्चन दे लिए। अब देखिए यहां पे रूल्स तो है नहीं, राउंड ऑफ यहां पे लिख लेते हैं राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब स्टूडेंट इन सारी डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो देखिए पहला एग्जांपल जो स्टूडेंट दे रखा है, मैंने जैसा कि बताया था 1 2 3 काउंट कर लिए, यहां तक आएगा। यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है ना। तो मैंने कहा 3 तक आपको कुछ नहीं करना है। जब 3 तक पूछा तो आपको चौथी डिजिट को देखना है, यानी फोर्थ वाली डिजिट को देखना है। अब ये डिजिट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, 5 से बड़ी है या छोटी, ये 5 से छोटी है, तो यानी यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली 1.83। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ताकि आपको पता चल सके आपने कितना सीखा है। मैं तो खैर बता ही रहा हूं आपको, लेकिन आप खुद से भी इसको ट्राई कीजिए। अब सेकंड देखिए स्टूडेंट, यहां पर देखिए 3 तक कुछ नहीं करना है। फोर्थ वाली डिजिट को देखिए। अब फोर्थ वाली डिजिट कैसी है हमारी, 5 दे रखी है। जब 5 दे रखा हो तो फिर इसके बाद भी देखना है क्या दे रखा है, 0 दे रखा है या नॉन जीरो टर्म। तो 5 के बाद वाला टर्म देखिए कैसा है, नॉन जीरो। जब नॉन जीरो होगा तो मैंने बताया था 5 के पहले वाले में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यानी इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.84। क्या जाएगा स्टूडेंट, 6.84। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखिए 3 तक कोई चेंज नहीं, फोर्थ वाली डिजिट को देखा। तो अब देखिए फोर्थ वाली डिजिट 5 है, लेकिन 5 के बाद देखिए कुछ नहीं दे रखा है। और मैंने बताया था अगर 5 के बाद कुछ ना दे रखा हो या 0 दे रखा हो तो आपको क्या करना है, 5 के पहले वाली डिजिट को देखना है। किसको देखना है, 5 के पहले वाली डिजिट को, वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यानी इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
8.32 क्यों हो जाएगा, ये भी रीजन अच्छा लिखते चलिए यहां पे आप लोग, मैं रीजन लिख देता हूं। यहां पे ये क्या था, 4 जो था वो लेस देन 5 था, दूसरी वाली डिजिट को देखा तो यहां 5 के बाद क्या है, आफ्टर 5 नॉन जीरो डिजिट है। थर्ड वाले में देखिए यहां पे क्या है, ये जो टर्म है वो कैसा है आपका, इवन दे रखा है। तो जब इवन दे रखा है तो कोई भी चेंजेस हमारा नहीं होगा। अब ये वाला देखिए यहां पे, तो यहां पे देखिए 3.718 दे रखा है स्टूडेंट। तो अब देखिए जब हम इसको 3 डिजिट तक तो कुछ नहीं देखा, अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट जो दे रखी वो 5 से ज्यादा है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या जाएगा हमारा 3.72 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है स्टूडेंट वो है क्या है हमारा 5 से बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 5 है हमारा। यहां पे लिख देता हूं मैं 8 इज ग्रेटर देन 5। अब नेक्स्ट देखिए क्या है 7.281, तो 3 तक देखिए यहां पे लास्ट फोर्थ वाली जो डिजिट है वो क्या है 5 से छोटी दे रखी है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.28 क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 क्या है हमारा लेस देन 5 है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप इसको ट्राई करते रहिए खुद से, और भी कई सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। 6 देखिए हमारा क्या दे रखा है 16.6850। अब लेकिन हमें इसको देखना कहां तक है, सिर्फ 3 तक देखना है। तो यहाँ पे फोर्थ डिजिट देखिए वो क्या दे रखी है, फोर्थ डिजिट जो है वो 8 दे रखी, जो कि क्या है 5 से बड़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, यानी इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 16.7 आ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल थे हमारे, आप इस तरह राउंड ऑफ कर लेंगे डिजिट को। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो और प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, और फिर से एक बार इस लेक्चर को रिपीट कीजिए, देखिए पीछे जाके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिजिट हमें दे रखी हो, उसको अगर हमें सम करते हैं या हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो राउंड ऑफ में इसको कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमें कोई डिजिट दे रखी है 17.5 प्लस हमें ऐड करना है इसमें 5.36 प्लस हमें ऐड करना है इसमें 0.245। तो मान लीजिए ये 3 डिजिट हमें दे रखी है और इन तीनों को ऐड करना है, और उसके बाद देखना है राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे क्या आंसर आएगा हमारा। तो चलिए स्टूडेंट, मान लीजिए ऐड करते हैं हम यहाँ पे 17.5 और प्लस करेंगे तो यहाँ 5.36 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड किया तो ये हो जाएगा 0.245। अब ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारा 564 किया तो ये 10 हो जाएगा, 0 कैरी गया 1, यहाँ पे हमारा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, और ऊपर एक कैरी था तो यहाँ 11 हो जाएगा। पॉइंट लगाया, यहाँ पे 7 + 5 किया तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 1 किया तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 23। तो हमारा आंसर आया है 23.105। बट स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर आएगा, अब देखिए राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ जब करते हैं बहुत बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, और बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही से। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट देखना होता है जो भी हमें डिजिट दे रखी है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 डिजिट दे रखी है, उसमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसमें लिखी हुई है। तो अगर देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट लिया है। तो जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही हमें इसे करना है। तो यानी जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 23.1। तो ये हमने इसको एडिशन में राउंड ऑफ कर लिया है, ये आएगा 23.1, यही हमारा आंसर होगा। आंसर में आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, बट अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमारा एग्जांपल 1 हो गया, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है 3.23, अच्छे से लिखते हैं इसको, 3.23 दे रखा है, और मान लीजिए ऐड करना है हमें इसमें 2.51 प्लस ऐड करना है हमें इसमें 0.7। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको ऐड करते हैं अगर हम 3.23 और ये हमारा 2.51 और ये हमारा 0.7,
तो इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 5 और 2 हो जाएगा हमारा 9, 9 प्लस 5 किया तो ये भी आ जाएगा हमारा 14, कैरी किया 1, 3 to 5 ये आ जाएगा हमारा 5 और एक कैरी किया 1 का तो ये आ जाएगा 6.44। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम डिजिट पॉइंट के बाद इस वाले डिजिट में है जो कि कितनी है 1। तो यानी जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक ही करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारा 6.4, सिर्फ और सिर्फ 6.4, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो आप इसको समझे। तो चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब डिजिट दे रखी है हमारी 423.5, ऐड करना है हमें इसमें 20.23 प्लस ऐड करना है मान लीजिए इसमें हमें 10.15। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट का स्टूडेंट 1 डिजिट सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट दिया हुआ है। तो यानी जब हम इसको ऐड करके राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद कितनी प्लेस तक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेस तक करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं इसको। तो 423.5 20.23 और ये हो जाएगा हमारा 10.15। तो इन सबको ऐड करना है हमें, मैंने ऐड का साइन नहीं लगाया था, अभी देख लीजिए यहाँ पे ऐड करना है सबको। तो यहाँ 5 और 3 के ये हो जाएगा 8, यहाँ 5 प्लस 2 किया 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 क्या 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 453.88। अब स्टूडेंट जब इसको राउंड ऑफ किया है तो मैंने कहा है कि पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे सबसे कम पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखी है वो 1 इस वाले में दे रखा है, तो इसको राउंड ऑफ भी हम पॉइंट के बाद 1 प्लेस तक ही करेंगे। तो ये आएगा हमारा स्टूडेंट 453.9। अब 9 जो आया स्टूडेंट ये भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 प्लेस तक करना है, लेकिन इसके बाद जो डिजिट दे रखी है वो स्टूडेंट क्या है, 5 से बड़ी है। जैसा कि अभी पिछले वाले एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था 5 से बड़ी होगी तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, और इसको करना कहां तक था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक करना था। तो इसके बाद वाली डिजिट को देखेंगे वो 5 से बड़ी या छोटी, ये भी तो देखना है हमें। तो ये आ जाएगा 453.9। चलिए अब एक मैं आपको बता देता हूं सब्ट्रैक्शन का भी। तो जैसे मान लीजिए हमें डिजिट दी हुई है, यहाँ पे एग्जांपल 1 डाल देते हैं और यहाँ पे एग्जांपल अपना 2 ले लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए डिजिट दे रखा है 486.2, इसमें हमें माइनस करना है 35.18 को। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको, 486.2 35.18। तो जब अब हम इसे माइनस करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ देखिए कुछ नहीं दे रखा है, तो इधर आएगा ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, ये हमारा बचा 2, और यहाँ 1 में से 1 गया 0 पॉइंट लगा, यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा 1, और 8 में से 3 गया 5, और ये आ जाएगा 4। तो आंसर कितना है स्टूडेंट हमारा 451.02। तो अब देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट सबसे कम डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखी हुई है उसमें लिखी है ऊपर वाले में, और कितनी लिखी है 1 प्लेस तक लिखी हुई है। तो यहाँ पर भी इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 प्लेस तक। तो जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारा 451.0। तो ये हमारा आंसर होगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट डिवाइड करने पे या मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा राउंड ऑफ क्या आता है। चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ करता हूं स्टूडेंट। तो अब देखना है हमें राउंड ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लीजिए हम कोई डिजिट लेते हैं, एक ले लिया हमने 7.2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 0.3 से। एक चीज स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा, इससे पहले जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वहां पे देखते हैं जो भी हमें एडिशन के लिए जो भी जितनी भी डिजिट दे रखी है उसमें देखते हैं दशमलव यानी पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू किसमें लिखी है। अगर उसमें पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक डिजिट लिखी हुई तो हम वहीं तक राउंड ऑफ करते हैं,
जितनी कम होगी वहीं तक हमें राउंड ऑफ करना है। बट यहाँ पे रूल थोड़ा अलग है, यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हैं, और यहां देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1। तो आंसर में यहां पर भी हमारा जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए एक करके बताता हूं। जैसे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2.16। अब यहाँ पे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। बट मैंने बताया सबसे मिनिमम किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है, इस वाली डिजिट में कितने हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर इसका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ऑप्शन में आपको जरूर से दिया होगा 1.6, और अगर आप देखेंगे तो ये 5 से बड़ी है तो हो सकता है यहाँ पे 2.2 भी दिया हो, बट आंसर जो आएगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है जो कि 1 है, तो आंसर में भी हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट जो दे रखा था वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे मिनिमम तो देखना था बट वहां डेसिमल के बाद देखना था। यहाँ पे डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पे डेसिमल से कोई मतलब नहीं, यहाँ हम सारे काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो हम उसको भी काउंट करते, यानी तब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर देते। लेकिन वहां पे पॉइंट के बाद हमें देखना है कितने कम से कम डिजिट जिसमें लिखी है उतने ही वैल्यू तक हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये तो होगी मल्टीप्लिकेशन की बात। अब डिवाइड भी करके देख लेते हैं। तो जैसे डिवाइड में मैंने ले लिया 24.36, इसको अगर मान लीजिए डिवाइड करना है हमें 14 से, तो अगर आप ऊपर वाले डिजिट में देखें तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2। तो जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो जो आंसर आएगा हमारा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 होंगे। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 1.74, पर ये आंसर सही नहीं होगा। अभी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और मैंने कितना बताया, 2 तक लेना है, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.74। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है और यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। तो समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें देखना है पॉइंट के बाद मिनिमम कितनी वैल्यू है वहीं तक राउंड ऑफ करना है। अगर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक लिखा है किसी में तो 1 वैल्यू तक, किसी में मिनिमम 2 तक लिखा हुआ है तो 2 वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद। और यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे कम किसमें है, चाहे पॉइंट हो चाहे ना हो, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है उतनी ही तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। 1 तक करना था तो 1 तक राउंड ऑफ किया, 2 तक था यहाँ पे मिनिमम तो 2 तक राउंड ऑफ किया। तो ये कुछ रूल्स थे। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से एग्जांपल हमें पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ ऐसी वैल्यू दे दे, आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे देता है। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। इस पे मैं इसको रब करता हूं, फिर एग्जांपल हम अपना देखेंगे क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट रीडिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द रजिस्टर इज 12.5 वोल्ट एंड रीडिंग ऑफ करंट इज कितनी आई है, 0.20 एम्पियर। एस्टिमेट रेजिस्टेंस इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस क्वेश्चन में बताना है रेजिस्टेंस को इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कितना आएगा हमारा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ रखा है 10th क्लास में अपना, 11th में भी पढ़ेंगे, ऐसी क्या बात है। R इज इक्वल टू हमारा होता है V अपॉन I। तो अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमें दे रखा है कितना दे रखा है 12.5, और जो करंट हमें दे रखी है स्टूडेंट वो कितनी दे रखी है 0.20। तो अब देखें अगर यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे हमें दे रखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे बात करें तो कितने दे रखा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी जो आंसर में हमारा आना है वो कितना आना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके हमें लिखना है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करिए स्टूडेंट, देखिए कितना आंसर आता है। तो इसको डिवाइड करने पे आएगा हमारा 62.5 ओम। कितना आएगा 62.5 ओम। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एक बार ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि आप लोग ध्यान तो बहुत अच्छे से देते हैं, गलत हो जाता है तो भी सही, सही हो जाता है तो सही रहता है। क्या तो राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब इसको राउंड ऑफ किया तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारा 62 ओम। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर 62 ओम। तो इस तरीके से हमने आंसर अपने निकाला है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। ऐसे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आप लोगों को।
क्योंकि आप इधर जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे मौका मिले ना मिले, क्योंकि 11th तो हंसते खेलते हमारा करता है और 12th आते ही फिर हमें लगता है कि बोर्ड आ गया है, मेहनत करनी चाहिए, तो हम लोग मेहनत बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं 12th की, मतलब बहुत जल्दी कर भी लेते हैं, 12th में स्टार्ट करते हैं और 12th में ही खत्म भी हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग स्क्रू गेज रेडियस ऑफ वायर वाज फाउंड टू बी 2.50 mm. The length of wire found by mm scale is 50 centimeter. If mass of wire was measured as 25 gram, density of wire in correct significant figure will be, यानी यहाँ पे हमें डेंसिटी बतानी है, डेंसिटी ऑफ वायर क्या होगी। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन देखने में लग रहा है ना आसान, मतलब स्क्रू गेज और ये सब चीजें आ गई हैं, डेंसिटी वगैरह, तो इसको क्वेश्चन को यहाँ पे आसान नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है, पर वास्तव में क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें वायर की रेडियस दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है और हमें यहाँ पे मास भी दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, उसकी स्टूडेंट डेंसिटी बतानी है, वो भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आप लोगों को पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं ना स्टूडेंट, डेंसिटी बराबर होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मास देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 25 ग्राम, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट 25। अब वॉल्यूम देखिए क्या होगा, ये कैसा है, वायर दे रखा है, तो वायर में देखिए क्या हो जाएगा, जैसे इस तरह का वायर दे रखा है, तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, और ये जो होगी क्या एल लेंथ, यानी ए इंटू एल करेंगे। और क्रॉस सेक्शन एरिया होता कैसा है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर होता है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा पाई आर स्क्वायर और एल हो जाएगा, यानी तो यहाँ पे वॉल्यूम भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एल और वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। पाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें लेनी 3.14, तो वो आप यहाँ पे रख लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। आर की वैल्यू देखिए, रेडियस कितनी दे रखी थी हमें, रेडियस दे रखी थी 2.5 mm में दे रखी थी हमें, इसको लिखा आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 0.250, यहाँ mm में दे रखा था तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 0.250 या 0 ना भी अगर कोई दिक्कत की बात नहीं स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे 0.250 का स्क्वायर कर दिया। और लेंथ जो थी वो हमें कितनी दे रखी थी 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या किया 50 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे देखें तो अभी यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और यहाँ पे देखें तो कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट हमारा वो भी कितना आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूँ, मतलब जो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2.5465, तो 2.5465 ये अप्रॉक्स आंसर आएगा हमारा। तो अब देखिए इसको राउंड ऑफ, मैंने कहा कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वहां तक करना होता है, तो मिनिमम यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो 2 तक इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2.5, और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आते हैं और उनको राउंड ऑफ करना होता है, चाहे वो एडिशन में दे रखा हो, सब्ट्रैक्शन में दे रखा हो, या मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो, या डिवाइड में दे रखा हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस पे क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस, यानी एरर किस टाइप की होती है और एरर पे बेस्ड को क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपका टॉपिक लिख दिया है एरर एनालिसिस, और अब बात करेंगे क्या होती है एरर। तो एरर बेसिकली हमारा स्टूडेंट होता है अनसर्टेनिटी और इम्परफेक्शन, या हम बोल सकते हैं इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट, यानी जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत क्या हो जाती है स्टूडेंट गलती हो जाती है। तो
या कमी रह जाती है, गलती नहीं हम बोलेंगे इसको, कमी रह जाती है, इसी को क्या बोलते हैं हम, एरर बोलते हैं, जिससे हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। हम कोशिश पूरी करते हैं एक्यूरेट वैल्यू लाने की, बट उसमें थोड़ी ना थोड़ी क्या होती है, गलती होती है, इसी को बोलते हैं एरर। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कोई मेजरमेंट करते हैं, अब मेजरमेंट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, कोई एक एक्टिविटी है ना, मेजरमेंट करते हैं, उसमें देखिए क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला हमारा इन्वॉल्व होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को अपने पूरा करते हैं। दूसरा इसमें इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट मेथड, यानी कोई मेथड होता है हमारा, या हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें हमारे कुछ एक्सटर्नल एजेंट भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स। अब इसमें अगर बात करें तो जैसे हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मेजरमेंट के दौरान मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व हो गया, या कोई ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारा जो है रूम टेम्परेचर इफेक्ट डाल रहा है, या और भी कई सारे कॉज हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर एक्सेट्रा। और अगर हम फोर्थ बात करें इसमें तो ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंटर, यानी कि जो इस एक्सपेरिमेंट को हमारे कर रहा है वो भी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। और ये सारी चीजें ही हमारी क्या है, ये सारी चीजें स्टूडेंट जो दे रखी हैं ये हमारी सोर्स ऑफ एरर, यानी ये सारे क्या है, एरर के सोर्स हैं। क्योंकि मान लीजिए जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत एरर होती है तो वो भी क्या करती है, पूरे प्रोसेस में एरर को प्रोड्यूस कर देती है। मेथड या कॉन्सेप्ट अगर वो हम थोड़ा बहुत गलत लगाते हैं तो भी हमारी एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। एक्सटर्नल एजेंट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर, या जो भी हमारी फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या करेगी, हमारे एरर को प्रोड्यूस करेगी। और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटर, यानी जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसकी भी मिस्टेक की वजह से क्या होती है, हमारी एरर क्या होती है स्टूडेंट, प्रोड्यूस होती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एरर के ऊपर। ये तो हो गई, इनके कारण क्या होगी, हमारी एरर होगी। अब एरर होता क्या, इसको देखते हैं। तो अब स्टूडेंट हमने इन सब चीजों से ये जाना कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो इससे एक बात ये साबित होगी कि हमें कभी भी एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। तो यहां पे हम लिखते हैं इट इज impossible to measure true value का मतलब है स्टूडेंट एक्यूरेट वैल्यू से, ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये असंभव है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम क्या करें, ट्रू वैल्यू यानी एक्यूरेट वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, कॉजेस इंस्ट्रूमेंट के कारण या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के कारण या एक्सटर्नल एजेंट के कारण क्या होता है हमारे, ये हम ट्रू वैल्यू करेक्ट नहीं मेजर कर सकते, तो जिससे क्या होती है, थोड़ी बहुत एरर हमारे रह जाती है। तो यहां से देखिए मैं एरर की आपको यहां पे बताता हूं डेफिनेशन क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन measured value and true value, measured value and true value is called an error। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर, यानी कि जो वैल्यू हम मेजर्ड करते हैं और जो ट्रू वैल्यू होती है उनके अंतर को, यानी उनके बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रू वैल्यू, मान लीजिए ये कोई वायर है और इसकी मैंने मान ली जो ट्रू वैल्यू है वो मान ली 7 सेंटीमीटर है, और जब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये आ गया हमारा 6.9 सेंटीमीटर। तो अब इनका डिफरेंस निकालिए, कितने का आएगा स्टूडेंट, 0.1 सेंटीमीटर का आएगा। तो ये जो आया 0.1 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारी, यही एरर है।
लेकिन अब बात यहां पे फंसती है कि अभी मैंने आपको बताया इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि हम किसी भी क्वांटिटी की क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर आएगी कहां से ट्रू वैल्यू, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे स्टूडेंट कि ट्रू वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू की अपने, कि ये क्या होती है और एरर क्या होता है। तो अभी हमने ये जान लिया। अब एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का मतलब है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या हो सकती है, ट्रू वैल्यू से अधिक भी हो सकती है और ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। जैसे ये वैल्यू निकाली है 6.9, तो ये क्या इस समय नेगेटिव है, यानी ट्रू वैल्यू से कम है। अगर मान लीजिए दूसरी वैल्यू मैंने निकाली रीडिंग की, तो ये आई हमारी 7.1। तो अब देखिए ये जो ट्रू वैल्यू दे रखी थी इससे अधिक है, इसका मतलब अब क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। तो ये चीज याद रखिएगा आप कि मेजर्ड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, यानी कि ये ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और एरर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ये क्या होता है, हमारा एरर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर, यानी एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं इसको रख करता हूं और फिर आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ एरर। तो देखिए स्टूडेंट, टाइप ऑफ एरर जो होती है वो स्टूडेंट दो टाइप की होती है, एक होता है सिस्टमैटिक और एक होता है रैंडम। सिस्टमैटिक मतलब होता है स्टूडेंट क्रमबद्ध, यानी क्रम से जो है, और रैंडम का मतलब है जो अचानक से आ जाए। तो देखिए क्रम से कौन कौन सी एरर आती है, यानी सिस्टमैटिक वे में कौन कौन सी एरर आती है, पहले देख लेते हैं सिस्टमैटिक एरर होता क्या है। तो यहाँ लिखा है एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन रेगुलर वे, यानी कि ऐसी एरर जो कि क्या हो, अकर इन वन डायरेक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन में हो, या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो, या तो वो क्या होगा हमारी, मान लीजिए जो एक्चुअल वैल्यू है या तो वो उससे ज्यादा आता जाएगा या तो उससे कम आता जाएगा इन अ रेगुलर वे। तो इसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक एरर। अब इसके कॉज देखिए, यानी पहला जो कॉज होता है इसका वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट में हमारी एरर होती है। लिखा है इसमें एरर विच अगर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन डिजाइन और इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि जो हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, यानी जैसे हम मेजरमेंट करते हैं, उसमें अगर कोई भी उसकी डिजाइन में इम्परफेक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसके अंदर पहले से ही कोई डिफेक्ट आ चुका है, तो उसके कारण क्या होता है, जब हम मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें भी स्वाभाविक है कि एरर मौजूद होगा। तो इसको बोलते हैं हम अपना इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसको स्टूडेंट रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। और रिड्यूस कैसे करेंगे, मान लीजिए हम क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे अधिक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, यानी जो उससे अधिक एक्यूरेट या और निकट जो है एक्यूरेट वैल्यू को देगा, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, पर खत्म तब भी नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड दिया हुआ है एरर इन प्रोसीजर एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं अगर हम उसमें कोई गलती कर रहे हैं, या जो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का यूज कर रहे हैं, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अगर वो गलत कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, एरर हमारी आनी ही आनी है। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है पर्सनल और चांस एरर। पर्सनल और चांस एरर का मतलब है कि जो एरर हम खुद करते हैं, यानी जो हमारी मिस्टेक की वजह से होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हाइल टेकिंग रीडिंग, यानी रीडिंग के दौरान मान लीजिए मैं कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, मान लीजिए ये मार्कर दे रखा है, मैंने कहा इसकी मेजरमेंट करनी है। एक तो सही तरीका होगा कि इसको सामने रखा और मैंने इसको मेजरमेंट किया एकदम अच्छे से, तो ये हुआ हमारा मतलब सही तरीका। लेकिन अब मान लीजिए आप बगल में बैठे हुए हैं और दूर से देखा, देख के बोल रहे ये तो इतना होगा, या आपने इसको सही से मेजर नहीं किया, तो उसके कारण क्या होता है, पर्सनल और चांस एरर आ जाता है। इसको चांस एरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी चांसेस होती, जरूरी नहीं है ये गलत हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए इसको चांस एरर बोला जाता है। फिर आते हैं रैंडम एरर पे। अब इसमें लिखा हुआ है एरर विच अकर इरेगुलरली इन एनी डायरेक्शन, यानी कि जैसे कि यहाँ सिस्टमैटिक लिखा है, ये जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है, ये रेगुलर होता है और ये इरेगुलर होता है, यानी इस पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें कई बार पता चलता है और कई बार पता नहीं चलता है कि किन कारणों से एरर आ रही है। इसको स्टूडेंट रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को करें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने रैंडम एरर को दूर कर सकते हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट, रैंडम एरर जब हम करते हैं तो मान लीजिए हम कोई सेटअप करते हैं, अपना बनाते हैं और उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो
रैंडम एरर के कारण कभी कभार वैल्यू सही आती है या बार बार हम करते हैं और वैल्यू सही नहीं भी आती है, तो इसलिए इसको रैंडम एरर बोला जाता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसमें क्या होता है सिस्टमैटिक एरर में ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर इन प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और पर्सनल और चांस एरर आता है, जिसको हम या तो पूरी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं प्लस या माइनस करके। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे एरर में, या क्या क्या चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको मैं रैप करता हूं स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एरर से रिलेटेड कुछ टर्म लिखे हुए हैं जो कि हमसे क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है मॉड में एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये मॉड यहाँ पे लगाया हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू माइनस का साइन लिखा है। एक्चुअल में ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट, चाहे वो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करें, चाहे हम एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करें। और मॉड बी सी ये लगा हुआ है ताकि वो वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे वो नेगेटिव में आए, हम उसको लेंगे क्या स्टूडेंट, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। दूसरा फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है स्टूडेंट रिलेटिव एरर का, ये लिखा है हमारा एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, यानी जो हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी होगी और जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आएगी उसका क्या है, ये रेशियो दे रखा है। थर्ड दे रखा है हमारा परसेंटेज एरर, जो कि क्या है बेसिकली एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू है इनटू 100 दे रखा है हमारा। तो यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट में मैंने आपको स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला बताया, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट चलिए अभी इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमें और उसमें बोला लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड हमने मेजर की और इसकी एक्चुअल वैल्यू देखिए इसमें दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू जो है मान लीजिए वो कितनी दे रखा है, 15 दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए जब मेजर्ड किया हमने इसे तो मेजर्ड वैल्यू जो आई वो स्टूडेंट आ गई हमारी 15.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमसे पूछ लिया, मान लीजिए इसमें बताइए एब्सोल्यूट एरर कितनी है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो मॉड ए जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना, सॉरी डेल ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड में एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे स्टूडेंट 15, माइनस क्या कर देंगे मेजर्ड वैल्यू कितनी है 15.5, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे स्टूडेंट, एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो ये फर्स्ट हमने निकाल लिया। मान लीजिए पूछे रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा, ये होता है रिलेटिव एरर, तो ये होता है डेल ए अपॉन ए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होता है हमारा, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो अब देखिए ये कितने आए हमारे 0.5 आया है, और जो वैल्यू दे रखी थी वो हमें कितना दे रखा था, एक्चुअल वैल्यू जो दे रखी थी वो हमें 15 दे रखा था। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये कितना जाएगा हमारा, पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 30, 1/30 आ जाएगा। ये आ गई हमारी रिलेटिव एरर। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में सिंपली क्या करना है हमें, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेल ए अपॉन ए इंटू क्या होता है हमारा, यहाँ पे 100% होता है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/30 आई थी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 हो गया ये ऊपर वाला, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आई थी 1/30, तो ये 30 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10.3%। और अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3.33% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो बात हुई स्टूडेंट जब हमें सिर्फ मेजर्ड वैल्यू एक ही निकाली है या जब हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखा है। लेकिन अभी देखिए इससे पहले जो मैंने आपको अभी जब मैं टाइप्स ऑफ एरर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था, या एरर जब पढ़ा रहा था, कि हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। इन केस अगर मान लीजिए हमें एक्चुअल वैल्यू ना दे रखा हो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, और मेजर्ड वैल्यू भी देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ली है। अब देखिए करना क्या होगा, जब हमें नंबर ऑफ
मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, यानी कई सारी मेजर्ड वैल्यू दे रखी हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम निकालेंगे यही सारी चीजें। तो अब हम देखते हैं आगे इसको थोड़ा डिटेल में, ताकि हमें ये समझ में आए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हमें कई सारी मेजर्ड वैल्यू दे रखी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सपोज टू मेजर सम क्वांटिटी, यानी किसी क्वांटिटी को मेजर करने में, सम क्वांटिटी वी टेक, यानी किसी क्वांटिटी को मेजर करने में हमें कई सारे ऑब्जर्वेशन मिले, सेवरल ऑब्जर्वेशंस, जो कि मान लीजिए क्या है, मान लीजिए A1 मिला पहला ऑब्जर्वेशन, A2 मिला दूसरा, A3 मिला तीसरा, ऐसे एंड सो ऑन AN तक हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। तो अब देखिए इसके बाद वही सारे टर्म हमें निकालें जैसे हम इससे पहले निकाले थे, एब्सोल्यूट एरर, फिर हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, फिर हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक मेजर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कई सारी नंबर ऑफ मेजर वैल्यू A1, A2, A3, AN। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू भी नहीं दे रखा है, तो अब हम एक्चुअल वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। तो जो सबसे पहला काम होगा, हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन आई है उनका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जो मीन आएगा, इसी को यहां पे एक्यूरेट वैल्यू बोला जाता है या ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं मीन, या हम इसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, या क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, ट्रू वैल्यू। तो अब जब मीन निकालेंगे इन सब का, तो ये आएगा हमारा ए मीन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश AN अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AN हो जाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, और मीन जो होगा वही हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू, जो कि पूरी तरह के एग्जैक्ट तो नहीं होगी, बट क्योंकि मैंने कहा ना लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया हमने, तो कुछ हद तक क्या होगी, एकदम एक्यूरेट होगी, कुछ हद तक, पूरी तरीके से तब भी नहीं, लेकिन हम इसी को क्या मानेंगे, अपनी ट्रू वैल्यू मानेंगे। अब देखिए ये मीन निकाल लिया, दूसरा काम क्या करना है हमें, अब हम निकालेंगे अपना एब्सोल्यूट एरर, जो कि पीछे भी पढ़ा था हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला उसका, एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, और ये होता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ये होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन the magnitude of a difference between the mean value का मतलब है स्टूडेंट, ये जो ये हमारा यहां से जो वैल्यू आएगी उससे, मीन वैल्यू यहां मैं लिख दे रहा हूं, मीन वैल्यू का मतलब किससे, हमारे ट्रू वैल्यू से है या एक्यूरेट वैल्यू से है, मीन वैल्यू या accurate value and the individual value। इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब स्टूडेंट ये है A1, A2, A3, ये जो हम निकाले ये है हमारी इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू लिख लेते हैं, इंडिविजुअल मेजरमेंट भी लिख लेते हैं, इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो यहां क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द
मीन वैल्यू ब्रैकेट में क्या लिखा है, ट्रू वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। यही हमने निकाला था वहां पे मॉड में, है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो ये होता है डेल ए, जैसे मान लीजिए पहले के लिए हमने निकाला, पहली एब्सोल्यूट एरर जो आएगी तो वो A1 हो जाएगा हमारा ए मीन, यानी यहां से जो वैल्यू निकल जाएगी वो मीन माइनस A1, यानी पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने की थी वो, और इसी का हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे। इससे पहले लिया था ना। अब मान लीजिए इसके बाद मैंने निकाला A2 निकाला, वो कितना हो जाएगा, ए मीन माइनस जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू आई थी वो। अब मान लीजिए डेल A3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A3। तो इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे और एंड सो ऑन an तक निकालेंगे तो an क्या हो जाएगा, ए मीन मॉड में माइनस का क्या हो जाएगा, an। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। अब ये सब निकालने के बाद इसके बाद हम निकालते हैं अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब मैं आपको बताता हूं कि कैसे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट डेल ए से, यानी डेल्टा ए से। अब ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो यहां पे बस क्या लिख देंगे, हम मीन भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये जो होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा मॉड में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डेल A1, यानी पहली ऑब्जर्वेशन पे जो आया था, मॉड ऑफ डेल A2, जिससे पहले अभी हम लोगों ने स्टूडेंट निकाला था एब्सोल्यूट एरर, पहले के लिए ये दूसरे के लिए हो जाएगी, प्लस मान लीजिए ये निकाला डेल यानी डेल्टा A3, यानी ये तीसरी एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। और इसी तरह हम क्या करेंगे, n टाइम्स तक निकाल देंगे मॉड ऑफ डेल AN, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, n से, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी ये हो गया। और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इसको इस तरह से भी स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है हमारा, i इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, और यहां ये हो जाएगा मॉड में, सॉरी मॉड के अंदर हो जाएगा डेल्टा AI अपॉन में हो जाएगा n। तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है, या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपको ये बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, नीचे वाला अगर आप फॉर्मूला याद ना भी रखेंगे तो चलेगा स्टूडेंट, बट ये हमारा मेन है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, अपना मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब देखिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंटेशन, किसका, ए का, यानी जो ए वैल्यू आएगी उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो ये जो ए होगा ये हमारा होगा स्टूडेंट ए मीन, यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी ए मीन, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ए मीन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू, है ना स्टूडेंट। मीन जो थी हमारी क्या थी, एक्चुअल वैल्यू थी, और ये जो है हमारा ये क्या है स्टूडेंट, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारा। तो ये हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा ए का। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो एरर होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, वन डायरेक्शन यानी एक ही उसमें होगी। तो या तो वो ज्यादा होगी या तो वो कम होगी। तो ये जैसे मान लीजिए एरर आ गई हमारी 0.1 की,
तो ये क्या होगा 0.1 एक्चुअल वैल्यू से या तो ज्यादा होगा या तो 0.1 से कम होगा। तो ये हम बता नहीं सकते वो ज्यादा होगा कम, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं। अगर ज्यादा होगा तो 0.1 इंक्रीज करेगा, कम होगा तो 0.1 डिक्रीज कर जाएगा। किससे? एक्चुअल वैल्यू से। तो ये बात हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन की। अब देखते हैं रिलेटिव और हमारा फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। अभी मैं आपको एक एक करके फिर से पूरा बताऊंगा कैसे क्या क्या हमने निकाला है टर्म, आप इसको समझते चलिए। तो देखिए हमारा रिलेटिव एरर, रिलेटिव या इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? तो ये स्टूडेंट होता है हमारा इज इक्वल टू, मैं यही लिख देता हूं, ये होता है हमारा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि ये है क्या है हमारा, ये है हमारा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या है ये स्टूडेंट हमारा मीन वैल्यू है, या एक्चुअल वैल्यू आप बोल सकते हैं इसको, या ट्रू वैल्यू, या ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। आपको इससे पहले भी मैं इसको बता चुका हूं। और लास्ट बचा हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है क्या? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं, बेसिकली यही है, बस यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगा देना हमें 100%। तो ये हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा ए मीन अपॉन क्या हो जाएगा ए मीन, ये तो हो गई, इनटू क्या कर देंगे हम 100%। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो क्वेश्चन में हमसे स्टूडेंट यही परसेंटेज एरर पूछ सकते लेता है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेता है, या रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेता है। जब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ मेजरमेंट हमें दे रखी होती है तब, तो हम उस तरह से यहाँ पे मीन निकालते हैं और फिर ये सब सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या इसमें मतलब निकाला है टर्म। 4 पॉइंट है स्टूडेंट, तो एक एक करके फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है, बस जल्दी से। तो पहला जो सबसे हमें क्या काम करना है कि हमें दे रखा था A1 A2 A3 AN तक ऐसी ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, इनका क्या निकालना है हमें? मीन निकालना है। तो क्या निकालेंगे? ए मीन निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश AN अपॉन N कर लिया, इनका मीन निकाल लिया। जब मीन निकाल लिया तो इसके बाद स्टूडेंट क्या सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, हम क्या निकाल रहे थे? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ए मीन माइनस क्या कर देंगे A1, ठीक है। और बाकी अगर और निकालना हो सबके लिए, जैसे ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेल A1 आएगा ये हमारा, इसी तरह हमारा डेल A2 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारा हो जाएगा ए मीन माइनस A2 कर दिया। इसी तरह करते करते डेल AN तक निकाल लेंगे हम, डेल्टा AN तक निकालेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए मीन माइनस क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। तो ये निकाला एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमने क्या निकाला था? मीन निकाल लिया था इनका, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारा स्टूडेंट? मीन एब्सोल्यूट, अच्छा यहाँ पे देखिए ये AN होगा स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मीन एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या निकाला था? मॉड ले लिया था A1 का, यानी ये जो एब्सोल्यूट एरर आए थे हमारे, प्लस A2 का ले लिया, प्लस मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा A3 का ले लिया, एंड सो ऑन डेल्टा AN का ले लिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया? N कर दिया। तो ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद फिर हमने कहा था इसकी क्या कर देंगे? रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो रिप्रेजेंटेशन जो आई थी वो A इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? ये आया था हमारा ए मीन, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई थी। ये क्या थी? रिप्रेजेंटेशन हो गई थी हमारी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें? मैं यहाँ पे कई सारे पॉइंट बना दे रहा हूं, बट एक्चुअल पॉइंट कितने थे हमारे? 4 ही। फिर हमने पढ़ा था अपना रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी मीन एब्सोल्यूट
एरर अपॉन क्या थी ये एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कहां से निकाल रहे थे, ये है ना स्टूडेंट। उसके बाद क्या निकाला था लास्ट में हमने, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस यहां पे क्या करना है आपको 100% मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए मीन मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन हो जाएगा, यानी ये लिखा इनटू क्या हो जाएगा 100%। तो ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। पहले आपको मीन निकालना है उसका, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने की है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन कर देना है, और फिर रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। आपको जरूरी नहीं है आपको सारे टर्म निकालने पड़े, मतलब निकालना तो पड़ेगा ही। ये कब निकालना पड़ेगा, जैसे आपसे परसेंटेज एरर पूछ लिया, कोई आपको मेजरमेंट दे दी और बोलेगा इसमें बताइए कितनी परसेंटेज एरर है, तो आपको पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके परसेंटेज एरर आप निकालेंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट अब इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ये सारे प्रोसीजर हैं जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, और एक क्वेश्चन जो इससे पहले भी आपको करता है जिसमें आपको डायरेक्ट से फॉर्मूला बता दिया था। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इन सम ऑब्जर्वेशंस वैल्यू ऑफ जी आर कमिंग एज। तो यहाँ पे ये देखिए 10 वैल्यूज यानी 10 ऑब्जर्वेशंस ली गई है, उनमें ये जी की वैल्यू निकल के आई है। हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर इन जी, यानी जी की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर्स जो आएंगी वो बताना है, और परसेंटेज एरर क्या होगी वो बताना है। तो इसमें बेसिकली हमें सभी निकालना पड़ जाएगा, तो हम सब निकाल के देख लेते हैं कि कैसे क्या आएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा स्टूडेंट, मीन वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखते हैं मीन वैल्यू, और किसकी निकाल रहे हैं, जी की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जी मीन लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबका सम करके हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9.81 प्लस 9.80 प्लस 9.82। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, एट द लास्ट वाली वैल्यू लिख रहा हूं, आप सारी वैल्यू लिख के करिएगा। और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है अगर काउंट करें तो ये कितने ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट, 10 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग लेकिन पूरा करके इसको देखिएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 98 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट 9.8। ये क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो अब देखिए एब्सोल्यूट एरर, यानी कि ये क्या होगा हमारा डेल्टा जी, और ये होगा क्या जी मीन, यानी जी का जो मीन वैल्यू आई है ये, माइनस क्या हो जाएगा जी एन, और एन की वैल्यू कितनी 10 तक है, तो हमें सारी ही निकालनी है, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ही था। एब्सोल्यूट एरर्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक एक करके सारे निकालते हैं। तो मान लीजिए डेल जी1 जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा, जी मीन कितना है 9.8, माइनस क्या कर देंगे जी एन, यानी पहली ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो वो कितनी है 9.81 है। जब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना आएगा 0.01 आ जाएगा। फिर हमने निकाला डेल G2 निकाला, तो ये हो जाएगा 9.8 माइनस 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 80, तो ये कितनी आ जाएगा स्टूडेंट 0 ही आएगी, यानी 0.00 लिख लेते हैं। फिर G3 निकालते हैं डेल G3, तो ये हो जाएगा 9.8 माइनस, अब इसको भी लिखिए 9.82 हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा 0.02। फिर G4 निकालते हैं 9.8 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितनी दे रखा है 9.79 दे रखा है, तो स्टूडेंट जब इसको हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसी आगे यहाँ कर रहा हूँ डेल्टा जी, सॉरी ये डेल्टा नहीं बना, डेल्टा जी 5 हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मॉड में ले रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं है, जो भी नेगेटिव होगा उसको भी हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। कई बार कई इसमें यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, बट जब हम अपना मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो वहां पे वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो G5 निकाला 9.8, अब फिफ्थ वैल्यू देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ वैल्यू है 9.78। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा 0.02। फिर निकालते हैं डेल्टा G6, सारी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी एक एक करके। तो अब देखिए ये कितनी दे रखी है 9.8,
0.84 दे रखी है, तो जब इसको निकालेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। फिर 9 मतलब G7 निकाला तो 9.8 माइनस ये कितना दे रखा है 9.79, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.01 आ जाएगा। फिर डेल्टा G8 निकालना, ये हो जाएगा 9.8 माइनस अब ये कितना दे रखा है 9.78 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। G9 निकाला, ये हो जाएगा मॉड में 9.8 माइनस ये कितना दे रखा है 9. ये भी हमारा दे रखा है 79 दे रखा है, तो जब इसको निकाला तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.01। और लास्ट वाली अब निकाल लेते हैं G10 यानी डेल्टा G10 9.8 माइनस 9.8 जीरो भी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.00। तो ये हमारी सारी एब्सोल्यूट एरर्स निकल के आ गई हैं। अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ये जो वैल्यू आई है ये सारी वैल्यू, इन सबका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, अब मीन निकालते हैं इसके बाद। तो अब निकालेंगे डेल्टा जी मीन, ये क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, लिख देता हूं यहां पे ताकि याद रहे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब जितनी एब्सोल्यूट एरर में जितनी भी वैल्यू आई थी उन सबका क्या करेंगे, हम मीन निकालेंगे। तो पहली वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारी 0.01 प्लस 0.00 आई थी दूसरी वैल्यू, ये आ जाएगी 0.02। थर्ड आई थी हमारी 0.01, फोर्थ आई थी हमारी थर्ड आई थी हमारी 0.0, फोर्थ ये आई थी। फिफ्थ आई थी 0.02, फिर आई थी 0.04, फिर आई थी हमारी 0.01, फिर आई थी हमारी 0.02, फिर आई थी हमारी 0.01 और एट द लास्ट में आई थी 0.00। देखिए 10 ऑब्जर्वेशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे। तो जब इन सबको स्टूडेंट हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.14 डिवाइड बाय 10, और जब इसको 10 से डिवाइड किया स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0.014। तो ये क्या आ जाएगा हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर जी की। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको दिखाएंगे कैसे, अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें यानी जी की जो वैल्यू है वो आएगी जी इज इक्वल टू 9.80 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई है 0.014। तो अगर रिप्रेजेंटेशन हमें जी का सिंपली करना होगा तो हम इस तरह से कर देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये रिप्रेजेंटेशन तो हम यहीं से दिखा सकते हैं जी का, यानी एरर में कितना है, इतना प्लस है इतना माइनस हो सकता है, बट आगे हमें निकालना क्या था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर होता है हमारा परसेंटेज एरर, ये होता है हमारा डेल्टा जी मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर होता है हमारा, अपॉन में क्या होता है जी मीन होता है, या मीन वैल्यू आप कह सकते हैं। तो अब देखिए डेल्टा जी मीन कितना आया था हमारा, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जो आई थी वो आई थी हमारी 0.014 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 9.8। और अब देखिए ये जो वैल्यू है परसेंटेज एरर की, यहाँ पे ये जो आया है ये हमारा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को दिखा रहा है, लेकिन परसेंटेज एरर में हमने क्या बताया था स्टूडेंट, यहाँ पे 100 से क्या करते हैं इनटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारा क्या आता है परसेंटेज एरर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर इससे पहले लिखा था, अब जब ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज एरर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अप्रॉक्स में 0.14%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, तो इसको हम राउंड ऑफ ले लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.14%। तो ये आ गई हमारी परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में अपने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, पूरे स्टेप को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, पीछे वीडियो रिबैक करके।
तो अब देखिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यही तक रहेगा। तो स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। और तब तक आप लोगों का वही काम है पुराना कि न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।